नमस्कार दोस्तों, अरेमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम व्याकरण के ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो स्कूली पाठ्यक्रम से लेकर के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वर्ण कहते किसे हैं। वर्ण के बारे में 3 बातें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। नंबर 1, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं या लघुतम इकाई को हम वर्ण कहते हैं। दूसरी बात, वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तीसरी बात, वर्णों के सार्थक मेल से सार्थक शब्द बनता है। जैसे क प्लस म प्लस ल शब्द बन गया कमल, तो सार्थक वर्णों के मेल से सार्थक शब्द बना। तो मैंने कुछ बिंदु लिखे हैं, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करके इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। कुछ पुस्तकों में ऐसा भी लिखा हुआ है, पाठ्य पुस्तकों में, कि और टुकड़े नहीं किए जा सकते। और टुकड़े में वो उसको कैसे कह देते हैं, जैसे आप ये देखिए, क है, क आपको पता है स्वर और व्यंजन और स्वर के मेल से बनता है, तो कहता है बस इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। इसलिए हम कई बार ये परिभाषा सुनने में मिलती है कि वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जबकि ये परिभाषा ठीक नहीं है। आप सीधा सा ध्यान रखें कि वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब हम दूसरी बात पे आते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। देखिए, वर्णमाला हम किसको कहते हैं, जिसमें सभी स्वर सभी व्यंजन क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रूप से लिखे होते हैं। अर्थात क के बाद ही ख आएगा, ख के बाद ही ग आएगा, ग के बाद ही घ आएगा, अ के बाद ही आ आएगा, ई के बाद ही इ आएगी, उ के बाद ही उ आएगा। तो ये क्रमबद्ध व्यवस्था है। तो जहाँ स्वरों और व्यंजनों का जो क्रमबद्ध समूह जहाँ व्यवस्थित रूप से लिखा होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। यदि हम वर्णों की बात करते हैं तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर, उच्चारण मैंने बोलना, उच्चारण के आधार पर हिंदी में 45 वर्ण हैं, जिनमें 10 स्वर हैं, स्वर मैंने वोवल्स, और जिसमें 35 व्यंजन हैं, कॉन्सोनेंट्स। लेखन के आधार पर यदि हम बात करते हैं, लेखन के आधार पर यदि हम बात करते हैं तो हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लेखन की दृष्टि से हिंदी में कितने वर्ण हैं। परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न आता है, तो लेखन की दृष्टि से हिंदी में है 52 वर्ण और उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में है 45 वर्ण। मैंने इनका वर्गीकरण भी किया है ताकि आप लोगों को सुविधा रहे, आपको इधर उधर से गूगल पे और सर्च ना करना पड़े, किताबें ना देखनी पड़े। तो देखिए, मैंने इसका वर्गीकरण किया है बहुत सही तरीके से। लेखन के आधार पर स्वर वर्गीकरण आप देखते हैं, अ आ इ उ री ए ऐ ओ औ, ये इस तरह से अ से लेकर के औ तक 11 स्वर होते हैं। और उसके बाद आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, लेकिन हिंदी वर्णमाला में इन्हें स्वरों के अंत में रखा गया है। तो स्वरों के अंत में रखने के कारण ये देखिए, अंग है और अ खाली, जिसको हम अवसर्ग भी कहते हैं, ये हैं 2। तो इस तरह से जो है लेखन के आधार पर स्वर हो जाते हैं 13। अब अयोगवाह कौन से हैं? 2 हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार हम उनको कहते हैं जिनमें जो है हवा, जब भी हम किसी वर्ण को बाहर निकालते हैं, उच्चारण को बाहर निकालते हैं, तो उसमें हवा बाहर आती है। अगर हवा बाहर ना आए तो उस वर्ण का उच्चारण नहीं किया जा सकता, वो साउंड ही पैदा नहीं होगी। तो अनुस्वार कौन से होते हैं? जिनमें हवा केवल नासिका से बाहर आती है और वर्ण पे जो है, जो भी चीज़ बोली जाती है, शब्द है, उस पर बोलने में ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, बोलने पे ज़्यादा जोर पड़ता है। जैसे जिन भी अक्षरों के ऊपर आपने देखा होगा, शब्दों के ऊपर, जैसे संत, जैसे दंत, जैसे पंत, तो ये जो ऊपर आया पंत, संत, दंत, ये अनुस्वार होता है। तो इसमें क्या होता है, केवल हवा नासिका से निकलती है और शब्द जो वर्ण होता है उस पर बोलने पर जोर रहता है। और विसर्ग आपको पता है संस्कृत के मूल शब्दों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे अतः, प्रातः, प्रातः, अतः, अतः के पीछे देखिए ये आया अतः,
प्रातः, इनके जो पीछे आया वो आपका विसर्ग होता है। तो अयुग्मा कौन से हो गए? 2, अनुस्वार और विसर्ग। तो ये 2 मिलाकर के कुल लेखन की दृष्टि से स्वर हो गए 13। अब लेखन के आधार पर हम व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करते हैं। तो क से लेकर के ह तक, क ख ग घ च छ ज ज न, ऐसे करके ये क से ह तक कुल व्यंजन होते हैं 33। और उसके बाद अन्य वर्ण है ड और ढ, ये मिलाकर के हो गए 2। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन अक्षय, त्रय, गय और श्रय, जो 2 भिन्न व्यंजन होते हैं, उनका जब परस्पर संयोग होता है तो संयुक्त व्यंजन बनते हैं। ये संख्या में है 4। तो 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अन्य वर्ण और क से ह तक व्यंजनों की संख्या हो गई 33। तो ये कुल हो गए 39। तो 39 व्यंजन और 13 आपके लेखन की दृष्टि से स्वर, तो ये कुल मिलाकर के हो गए 52। तो लेखन की दृष्टि से कुल मिला के वर्ण हो गए 52, जिसमें 13 स्वर हैं और जिसमें 39 आपके लेखन की दृष्टि से व्यंजन है। इस तरह से दोनों को मिला करके ये कुल वर्ण हो जाते हैं हिंदी में 52। ये अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, बोर्ड की परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में 45 वर्ण है और लेखन की दृष्टि से हिंदी में 52 वर्ण है। यदि हम आगे बात करते हैं तो आपको पता है वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हम इसको भेद भी कह सकते हैं और वर्ण का प्रकार भी कहते हैं। 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर मैंने वोवल, व्यंजन मैंने कॉन्सोनेंट। स्वर आपको पता है किसे कहते हैं? स्वर की परिभाषा अक्सर पूछी जाती है। तो स्वर हम कहते हैं वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। देखिए जैसे ये स्वर है आ, इसमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा रही, इसमें कोई कॉन्सोनेंट की आवाज नहीं आ रही है, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। तो बिना अन्य किसी वर्ण की सहायता के जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। और स्वर के देखिए बच्चा 3 भेद होते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है, स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है। उच्चारण का मतलब बोलने में, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो परीक्षा में कई बार ह्रस्व स्वर की परिभाषा पूछ लेते हैं। अब ये संख्या में कितने हैं? ह्रस्व स्वर संख्या में है 4, अ, इ, उ, री। ये देखिए मैंने लिख भी रखा है, अ, इ, उ, री। इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। और इसमें जो ये री स्वर है, ये संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऋषि शब्द जो है तत्सम शब्द है, तो ह्रस्व री का इस्तेमाल केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ, जो हिंदी में तत्सम शब्द हैं उनके साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो ह्रस्व हो गए 4, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है। अब आ जाइए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है, डबल टाइम लगता है, उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में है 7। ये संख्या में है 7। कौन कौन से? जो ह्रस्व को छोड़ करके बच गए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये संख्या में हो गए 7। अब मैं इनका आपको उच्चारण करके दिखाऊंगा, जो अक्सर वीडियोज में नहीं बताया जाता है। देखिए जैसे मैंने आपको ह्रस्व की परिभाषा बताई, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है। यदि हमें अ को बोलना हो तो देखिए कितनी स्पीड से बोला जाता है, अ अ अ अ अ। लेकिन जब मैं दीर्घ की बात करता हूँ तो दीर्घ स्वरों में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। तो देखिए अब मुझे आ बोलना होगा तो आ का उच्चारण कैसे होगा? आ। ह्रस्व ई है, ई। लेकिन दीर्घ जब बड़ी ई आती है तो ई। ह्रस्व ऊ है, जब दीर्घ ऊ आता है तो ऊ। ए, आई, ओ, औ। देखिए डबल समय लग रहा है, ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो जब कम से कम समय लगता है तो ह्रस्व स्वर होता है, और जब ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है तो वो आपका दीर्घ स्वर कहलाता है। और यदि हम तीसरे नंबर की बात करते हैं तो तीसरा स्वर है प्लुत। प्लुत स्वर का प्रयोग आजकल हिंदी में प्रायः नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको बता देना जरूरी है कि प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों में सबसे अधिक समय लगता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि जिन स्वरों में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा प्रणव का जब हम उच्चारण करवाते हैं, जैसे ओम है,
तो ओम का जब हम लंबा उच्चारण करेंगे तो प्लुत हो जाता है, ओम। जैसे आपने आर्य समाज में देखा होगा, आर्य समाज में ओम ऐसे लिखा जाता है, ओम, ये ओम ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो बीच में आप 3 देख रहे हैं ये है प्लुत। तो इसका उच्चारण कैसे हो जाएगा, ओम। अगर हमको इसमें राम लिखना है तो देखिए राम जब प्लुत आएगा तो ऐसे आएगा, ये राम। जब हम इसको प्लुत में इसका उच्चारण करेंगे तो उसका उच्चारण हो जाएगा राम। समझे आप? तो ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है, तो वह आपका प्लुत स्वर होता है। उसके बाद हम अनुनासिक स्वर की बात करेंगे। अनुनासिक स्वर आपको पता है वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख और नासिका दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। जब इनको बोला जाता है तो नाक में से भी हवा निकलती है और मुख में से भी हवा निकलती है। तो मुख और नासिका से जब हवा बाहर निकलती है तो अनुनासिक स्वर पैदा होते हैं। और इसका चिन्ह होता है ये चंद्र बिंदु। जिस भी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है, जैसे सांप है, जैसे दांत है, गांव है, चांद है, जिनके ऊपर भी चंद्र बिंदु लगा होता है वो सभी के सभी अनुनासिक होते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में मुख और नासिका दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। यदि मैं व्यंजनों की बात करता हूँ तो व्यंजन, स्वर तो आपको समझ में आ गया होगा। अब व्यंजन, व्यंजन वे वर्ण होते हैं, देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है व्यंजन। अब इसकी परिभाषा सुनिए, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात बिना स्वरों की सहायता के व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। कैसे? ये देखिए, जैसे आपका ये देखिए व्यंजन है आपका क। अब देखिए इसमें स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता। क जमा आ मिलके, ये देखिए आ इसमें स्वर है, ये बिना स्वर की सहायता के इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता, नहीं तो आधा बोला जाएगा। तो जितने भी व्यंजन हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। स्वरों की परिभाषा, स्वर की परिभाषा में तो मैंने आपको बताया था वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। लेकिन जब हम व्यंजन की बात करते हैं तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, अर्थात जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे स्वर के 3 भेद थे, वैसे ही व्यंजन के भी 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब ये स्पर्श व्यंजन देखिए, स्पर्श व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में व्यंजन हमारे मुख के विभिन्न उच्चारण केंद्रों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब हमारे मुख के उच्चारण केंद्र कौन से हैं? जैसे आप ये लिप्स देख रहे हैं, होठ, ये उच्चारण केंद्र है। आप दांत देख रहे हैं, ये उच्चारण केंद्र है। आप जिह्वा देख रहे हैं, ये उच्चारण केंद्र है। ऊपर खड्डा देख रहे हैं, तालु, वो उच्चारण केंद्र है। जहाँ तालु नीचे उतरता है, ये तालु है, जिसको मूर्धा कहते हैं, ये उच्चारण केंद्र है। तो जितने भी आपके स्पर्श व्यंजन हैं, ये मुख के विभिन्न उच्चारण केंद्रों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है स्पर्श, और ये संख्या में है 25, क से लेकर के म तक, क ख ग घ च छ ज ऐसे करके क से म तक इनकी संख्या है 25। और इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, कुवर्ग, चुवर्ग, टवर्ग, तुवर्ग और पवर्ग। कुवर्ग का मतलब है जिसमें पहले 5 अल्फाबेट्स होंगे, क ख ग घ और ञ। उसके बाद चवर्ग में होगा च छ ज झ ञ। टवर्ग में होगा ट ठ ड ढ न। तवर्ग में होगा त थ द ध न। पवर्ग में होगा प फ ब भ म। इस तरह से ये प्रत्येक वर्ग में, कुवर्ग में, चवर्ग में, टवर्ग में, तुवर्ग में, पवर्ग में, सब में 5-5 अल्फाबेट्स हैं, 5-5 वर्ण हैं। इनको मिला करके ये 25 हो गए। कुवर्ग वर्णों का उच्चारण देखिए, मैंने एक बात और इसमें स्पष्ट की है, कुवर्ग व्यंजनों का उच्चारण कंठ से होता है, चुवर्ग व्यंजनों का उच्चारण तालु से होता है, तुवर्ग व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होता है, तुवर्ग का उच्चारण दंत से होता है, और पवर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है, होठ से। जैसे आपको प बोलना हो तो आपके दोनों लिप्स टच करेंगे, प ह बा भा म, देखिए लिप्स टच कर रहे हैं। अगर आपको त्वर्ग बोलना है दंत, तो आप त बोल के देखिए, त में आपकी जीभ आगे दांतों को लगे, त थ द ध। ठीक है, आप टवर को बोल के देखिए, मूर्धा को स्पर्श कर रही है, मूर्धा होती है ऊपर, ट ठ, ये आगे की तरफ, तुरंत स्पर्श करके नीचे आ रही, ट ठ ड ढ। ठीक है, इस तरह से ये आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे वर्ण होते हैं
जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का सा होता है, जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का सा प्रतीत होता है, उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, य, र, ल और व। य, र, ल और व, ये संख्या में हो गए 4 अंतस्थ है। ये ना तो पूरी, इनका उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है, वो स्वरों और व्यंजनों के बीच का सा लगता है, इसलिए इनको अर्ध व्यंजन भी कहते हैं। इसलिए अंतस्थ व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहते हैं और इनको अर्ध व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब गर्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से, गले से जब हवा पास होती है, मुख से बाहर निकलती है, मुख से, इनके उच्चारण में मुख से विशेष गर्म हवा बाहर निकलती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में है 4। श शलगम वाला, श षटकोण वाला, स सुंदर वाला और ह श श स ह। इनको आप बोल के देखेंगे, पाम पे, हथेली पे जब ऐसे बोल के देखेंगे श स श ह, तो आप देखेंगे कि इसमें आपके बोलने में गर्म हवा ज़्यादा हथेली को टच कर रही है। हथेली पे तो हवा, गर्म हवा, सभी जितने भी प्रोनाउंसिएशन आप करते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स आप बाहर निकालते हैं, गर्म हवा तो बाहर निकलती है, लेकिन ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में विशेष गर्म हवा बाहर निकलती है। ये आपको बात ध्यान रखना है। उसके बाद आपका आता है संयुक्त व्यंजन। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? दो भिन्न व्यंजनों का संयोग ही संयुक्त व्यंजन कहलाता है। दो भिन्न व्यंजन, ऑपोजिट व्यंजन होने चाहिए, ऑपोजिट कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। दो भिन्न व्यंजनों का परस्पर संयोग ही संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ये संख्या में मैंने आपको 4 बताए थे। जब हम इनका विच्छेद करते हैं, जैसे ये श क्षत्रिय वाला, क्षत्रिय वाला है तो क और श आधा मिलकर के क्षत्रिय बना, त और र मिलकर के त्र त्रिशूल वाला बना, और ज और आपका य मिलके ज्ञ बना विज्ञान वाला, और श और र मिलके श्रृंगार वाला श्र बना। तो इस तरह से जो है ये संयुक्त व्यंजन है 4, जिसका मैं वर्गीकरण यहाँ पहले कर चुका था। उसके बाद कभी कभी परीक्षा में एक द्वित्व व्यंजन भी आता है। द्वित्व व्यंजन वो होता है जब एक व्यंजन 2 बार प्रयुक्त किया जाए। जब एक व्यंजन 2 बार प्रयुक्त किया जाए तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे लट्टू, ट 2 बार आया, बच्चा, च 2 बार आया, जैसे सच्चा, च 2 बार आया, पक्का, क 2 बार आया। तो जिन व्यंजनों में या जिन शब्दों में एक व्यंजन 2 बार आए उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व मैंने 2 और व्यंजन मैंने 2 व्यंजन, ठीक है। तो द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन 2 बार मिले तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो मैं समझता हूँ मैंने आपको वर्ण विचार का जो विषय बताया आपको समझ में आया होगा। अपनी तरफ से मैंने इसे आसान बना के आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यदि आपको वर्ण विचार समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं अब आगे आपसे व्याकरण के किसी अन्य विषय पर फिर दोबारा वीडियो के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।